हेलो एवरीवन, मेरा नाम भावना है एंड आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट CUEP। माय ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे ज्यादा हाइट में रहने वाले टॉपिक के बारे में, बोर्ड्स या सीईटी। अभी क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। अभी हमें बोर्ड्स पे फोकस करना चाहिए या फिर सीईटी पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। पहले तो योर क्लास 12th जर्नी। पहले तो आपकी क्लास 12th जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके करियर के जर्नी में, बिकॉज दिस इज द स्टेपिंग स्टोन। यहाँ पे आप 12th में अच्छे मार्क्स लाते हैं, आप सीईटी में अच्छे मार्क्स लाते हैं, आप अच्छे कॉलेज में जाते हैं, आपको अच्छा फ्रेंड सर्कल मिलता है, आप अच्छे से प्लेसमेंट लेते हैं, आप अच्छे से एंड सो ऑन, यू गेटिंग मी राइट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12th पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करें, आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है ना। वाई बोर्ड्स एग्जाम। पहले तो बिल्ड्स फाउंडेशन बोथ फॉर बोथ सीईटी, जेई, नीट, एनडीए, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड्स के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता ही है। क्यों? बिकॉज आपको सीईटी में 50% पीसीबी एग्रीगेट, पीसीएम एग्रीगेट लाना पड़ता है। नीट के लिए पीसीबी एग्रीगेट 50 होना चाहिए। आईएमयू सीईटी के लिए आपको 60% एग्रीगेट होना चाहिए। जेई के लिए आपका ओवरऑल स्कोर 75 होना चाहिए। तो सभी एग्जाम का अपना एक क्राइटेरिया होता है बोर्ड्स का। उसके लिए आपको अपेयर करने के लिए आपको बोर्ड्स में इतने मार्क्स लाने होते हैं। फाउंडेशन बिल्ड करता है, कॉलेज एडमिशन में हेल्प करता है ऑब्वियसली, एंड लाइफ स्किल इंप्रूव करता है। आपकी आंसर राइटिंग, इफेक्टिव आंसर राइटिंग की स्किल आप में बन जाती है, विच विल हेल्प यू लेटर ऑब्वियसली। Now, MST CET, your gateway to success. Primary entrance exam for getting engineering and medical admissions in across Maharashtra. Multiple choice question आते हैं इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाती है। सिंस 150 क्वेश्चन आते हैं, हमको 180 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। 80% ऑफ द सिलेबस इज फ्रॉम क्लास 12th। जब हम MST CET की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा लेवरेज होता है क्लास 12th के बच्चों को कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस इन MST CET एग्जाम आर फ्रॉम क्लास 12th, यानी अप्रोक्सीमेटली 160 मार्क्स के आउट ऑफ 200 मार्क्स क्लास 12th के क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी अगर आप सिर्फ बोर्ड्स का अच्छे से पढ़ाई करके जाते हैं तो आपको सीईटी में बहुत ज्यादा लेवरेज मिलता है, ठीक है। नाउ टेस्ट इज एप्लीकेशन बेस्ड, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन अब बहुत कम कर दिया बिकॉज सीईटी इज ट्राइंग टू अडेप्ट टू जेई लेवल क्वेश्चन, ठीक है। नाउ सिलेबस ओवरलैप। पहले तो हम बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बोथ बोर्ड्स एंड सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी देखने वाले हैं, बट क्लास 12th इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम बात करते हैं सीईटी जैसी एग्जाम्स की, क्योंकि 80% ऑफ द क्लास 12 सिलेबस इज बीन आस्क्ड। मतलब 160 मार्क, अगर आपका 160 मार्क आता है आउट ऑफ 200 इन सीईटी, दैट मीन्स यू आर एनी डे अबव 99 परसेंटाइल। आपका 99 परसेंटाइल तो आ ही रहा है, 98.5 से तो वर्स्ट केस में आप ऊपर हैं, ठीक है ना। लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोथ बोर्ड्स और सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया। ये बेसिकली इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जितने भी इलेक्ट्रोडायनामिक्स के चैप्टर्स हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया। मॉडर्न फिजिक्स यानी आपके लास्ट के 3 चैप्टर, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर बोर्ड सीईटी जेई, ठीक है। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आइंस्टाइन इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीईटी में भी और बोर्ड्स में भी एक्सप्लेन करने के लिए आता है। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बोर्ड्स में, और वेव ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स, ऊपर वाला पार्ट, रोटेशनल डायनामिक वाला, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वाला, वो वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है सीईटी पर्सपेक्टिव से। और बोर्ड्स में तो इंपॉर्टेंट है ही, 5-5, 6-6 मार्क्स के लिए वो आते रहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कैलकुलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैलकुलस बहुत हाई वेटेज कैरी करता है। और उसके बाद आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11th का टॉपिक है। आई गेस यहाँ कुछ मिस्टेक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जगह आना चाहिए था वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है व्हेन इट कम्स टू सीईटी एंड बोर्ड्स। बोर्ड्स में भी बहुत हाई वेटेज होता है इन दोनों टॉपिक्स का, और सीईटी में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है इन दोनों टॉपिक का। तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होते हैं पहले तो ये, और अगर एक बार आपको समझ में आ गए तो आपका दोनों जगह क्लियर हो जाएगा। मैथ्स बेसिकली ओवरलैप ही है। अगर आपका बोर्ड्स का मैथ्स क्लियर है मतलब आपका सीईटी का भी क्लियर होगा। ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए, वो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है वो आपकी सीखनी पड़ेंगे, ठीक है। तो मैथ्स इज एन इशू, पीसीएम वाले बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए मैथ्स में। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो थर्मोडायनामिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत आती है, बोर्ड में भी आती है और सीईटी में भी आती है। सीईटी में ये आपको थोड़ा सा लेवरेज दे देती है कि अगर आप ये क्वेश्चन देखते ही आपसे सॉल्व हो जा रहा है, दैट मीन्स आप टाइम सेव कर रहे हैं और आप आगे फिजिक्स और मैथ्स के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे पाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री IUC आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। फिजिकल केमिस्ट्री में फिर भी आपको सॉल्विंग करना पड़ेगा, डी एन एफ ब्लॉक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जो बच्चे कंफ्यूज है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, तो DNF ब्लॉक की बात कर रही हूँ मैं, और जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं आगे, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमको एक लेवरेज देती है। किस चीज का लेवरेज देती है? टाइम का लेवरेज देती है। वाई?
बिकॉज अगर हम एक फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन करते हैं और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन करते हैं तो हमें 1 मार्क मिलता है सीईटी में, राइट। तो हमें ट्राई करना है हम जितने नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस हैं और जितने जल्दी होने वाले क्वेश्चंस हैं उनको पहले अटेम्प्ट करें, रादर देन गोइंग टू द क्वेश्चंस जिनमें हमें सेम अमाउंट ऑफ मार्क्स मिलेगा पर वो डिफिकल्ट है, ठीक है। पहले इजी वाले क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं सीईटी में। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोथ बोर्ड्स एंड सीईटी। नाउ लेट्स कम टू बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आर हायर स्कोरिंग टॉपिक with application based in both the areas, in both boards and CET. Now let's talk about स्किल ईच एग्जाम डेवलप। पहले तो बोर्ड्स की बात करते हैं, बोर्ड्स आपके लिए क्या क्या स्किल्स डेवलप करता है, बोर्ड्स में अच्छे स्कोर करने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स आने चाहिए। पहले तो डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप जब बोर्ड्स में आंसर लिख रहे हैं तो आपको सिर्फ टू द पॉइंट आपको सॉल्व करके नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव आंसर। उसमें से एक भी स्टेटमेंट गलत होता है ऑब्वियसली आपके मार्क्स कटते हैं, राइट। बट सीईटी में ऐसा नहीं है, यू जस्ट हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। अगर आपको सब कुछ पता है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर टिक किया और चले गए, या फिर अगर आपको ट्रिक्स पता है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पता बस ट्रिक पता है, आपने सॉल्व किया, आपको मार्क्स मिले, चले गए। बट बोर्ड्स में ऐसा नहीं है, बोर्ड्स में आपको डीप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग आपको आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4 पॉइंट लिख के आ जाएंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, ऑब्वियसली आपसे 8 पॉइंट एक्सपेक्टेड होते हैं उसमें। डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एंड डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर में आपको आंसर लिखने की जरूरत है। स्ट्रक्चर अगर आपका फॉलो नहीं होता प्रॉपर तो बोर्ड्स में आपके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज एंड रिटेंशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स में, बिकॉज सीईटी में आप सब चीजें उस टाइम सॉल्व करके, सब चीजें उस टाइम डिराइव करके निकाल सकते हैं अगर आपकी स्पीड अच्छी है। बट व्हेन इट कम्स टू बोर्ड्स आपको रिटेंटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारा लिखना होता है आपको बोर्ड में, सब चीजें आप डिराइव नहीं कर सकते हैं और उस डेरिवेशन के मार्क्स भी नहीं होते, ठीक है। सीईटी में भी मार्क्स नहीं होते बट वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लेकर आए क्योंकि आपका रिटेंशन अच्छा नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीईटी। क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑब्वियसली आप इंजीनियर और बनने जा रहे हैं तो आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो होनी ही चाहिए, मतलब उससे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड स्किल, उस टाइम एट द मोमेंट आप कैसे पैनिक ना होके उस क्वेश्चन को अप्रोच करें अगर आपको थ्योरी भी नहीं पता तो ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको 180 मिनट्स में, और तो स्पीड तो अच्छी होनी चाहिए। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, बहुत कम अब सीईटी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है, तो एप्लीकेशन बेस्ड पे आपका फोकस होना चाहिए। नाउ एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड, ये एक समरी बॉक्स है, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए बोर्ड्स का आंसर, बट यहाँ पे फास्ट पेस्ड अप्लाई करना आना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट, और एमसीक्यू सॉल्व करने आना चाहिए। इवन इफ यू डू नॉट नो द कॉन्सेप्ट आपको एमसीक्यू सॉल्व करना आना चाहिए। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यहाँ पे एप्लीकेशन एंड स्पीड। अपार्ट फ्रॉम एक्यूरेसी स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है व्हेन इट कम्स टू एग्जाम लाइक एमएसटी सीईटी, बिकॉज ऑब्वियसली आपको 150 सवाल सॉल्व करने, तो इट्स नॉट अ लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपको काफी ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा उस टाइम पे, और स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी एडमिशन, एलिजिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर करना है तो भी आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। पीसीएम में 50, अगर आप सीईटी देना चाहते हैं, आप जेई में जेई देना चाहते हैं तो ओवरऑल आपके 75% होने चाहिए। बिट्स देना चाहते हैं तो उसका अलग क्राइटेरिया होता है, आपका 75 से पीसीएम एग्रीगेट होना चाहिए, है ना। तो देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज, उसके लिए बोर्ड्स के मार्क्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोर्ड्स को निगलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे रैंक कॉलेज एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, सीईटी का तो इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करने का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। नाउ स्ट्रैटेजिक बैलेंस एंड मास्टरिंग बोथ, ठीक है। तो अभी हमें स्ट्रैटेजिकली अप्रोच करना है, बिकॉज दोनों भी एग्जाम्स में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम ना बोर्ड्स में, बहुत ज़्यादा टाइम ना सीईटी में, तो अभी हमें दोनों में बैलेंस बना के रखना है। मैं एक रेशियो बता दी आपको, 2:1 रफली आपका स्टडी टाइम होना चाहिए। इफ यू आर स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, अगर आप 3 आवर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो 2 आवर्स यू हैव टू स्टडी फॉर सीईटी एंड 1 आवर यू हैव टू स्टडी फॉर बोर्ड्स, ठीक है। ये सबके लिए वेरी कर सकता है, अगर किसी बच्चे को थोड़ी भी आंसर नहीं है, राइटिंग नहीं आती, तो उसका 1:1 होना चाहिए, यानी 1.5 घंटा बोर्ड्स और 1.5 घंटा सीईटी, और 1.5 घंटा सीईटी, ठीक है। अगर कोई बच्चा समझता है कि उसकी आंसर राइटिंग डिसेंट है, उसके 11th स्टैंडर्ड में भी अच्छे मार्क्स आए थे 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम में, एंड सेमेस्टर एग्जाम में, तो आई थिंक उसको 2:1 टाइम देना चाहिए अभी दिसंबर मिड तक। उसके बाद हम 2:1 करेंगे फॉर बोर्ड्स एंड सीईटी, फिर हम बोर्ड्स की ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंटली बोर्ड और सीईटी दोनों की पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि अभी आप 2 महीना स्ट्रेट सीईटी करेंगे, 4 महीना स्ट्रेट सीईटी करेंगे, फिर 1 हफ्ते में आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन करेंगे, नहीं, आपको दोनों में बैलेंस मेंटेन करना है और कंसिस्टेंटली पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी से 1 महीना बोर्ड्स पढ़ लिया, फिर सीईटी कर रहे हैं, फिर बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं है, फिर सीईटी में भी अच्छे मार्क्स नहीं है ना। तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस एंड यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। अगर आप समझ रहे हैं आपको 5 घंटा पढ़ना है अभी अगर आज दिन में, और आपका
आप आज 5 घंटा पढ़ते हैं और फिर कल और परसों एक घंटा भी नहीं पढ़ते, तो दैट्स नॉट गोना वर्क. यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट. ओके, उसके बाद लेवरेज बोर्ड मटेरियल. अब जो हम सीईटी की बात करते हैं, तो सीईटी का बाइबल जो होता है वो होता है हमारा स्टेट बोर्ड बुक. ठीक है, स्टेट बोर्ड बुक अगर किसी के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है अगर स्टेट बोर्ड बुक के, तो दे विल ऑब्वियसली स्कोर गुड इन बोथ बोर्ड्स एंड सीईटी. तो लेवरेजिंग बोर्ड्स मटेरियल, दैट इज नोट्स तो ठीक है, पर टेक्स्ट बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. टेक्स्ट बुक हमारी होली बाइबल है, होली बाइबल. एंड आई एम टेलिंग यू फॉर बोथ बोर्ड्स एंड सीईटी, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते यूजुअली. बोर्ड्स में तो कभी नहीं आते, सीईटी में एक आध आ गए तो ठीक है, पर यूजुअली सारे क्वेश्चन बेस्ड इन्हीं बुक्स पे होते हैं. टेक्स्ट बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी. टेक्स्ट बुक से बाहर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नहीं होते. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मोस्ट यानी 95+% क्वेश्चन इन सीईटी आर फ्रॉम बोर्ड स्टेट बोर्ड बुक इटसेल्फ. और बोर्ड में तो ऑब्वियसली 100% क्वेश्चन स्टेट बोर्ड बुक से आते हैं. स्मार्ट टाइम डिवीजन, अभी मैंने आपको बताया, या तो आप अगर आपको अच्छा ऐसा लगता है कि आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है, आपकी आंसर राइटिंग डिसेंट है, तो यू शुड गिव 2:1 टाइम. अगर आप 9 घंटा पढ़ रहे हैं तो 6 घंटा सीईटी को देंगे और 3 घंटा बोर्ड्स को देंगे. बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आपकी आंसर राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, यू आर नॉट एबल टू राइट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, आपसे पॉइंट्स में लिखते हैं, देन स्टार्ट गिविंग 1:1. यानी 9 घंटा पढ़ रहे हैं तो 4.5 घंटा सीईटी, 4.5 घंटा बोर्ड्स. ठीक है, और अभी से आपको अपना स्टडी आवर्स बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज दोनों ही एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है. ठीक है, नाउ टिप्स की बात करें थोड़ी बहुत, तो अंडरस्टैंडिंग ओवर मेमोराइजिंग. आप सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन करेंगे तो सीईटी में ऑब्वियसली आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे. उसके लिए आपको सिर्फ मेमोराइज नहीं करना है कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशन भी करने हैं, आपको सॉल्व एग्जांपल्स भी करने हैं टेक्स्ट बुक के, और उसके बाद सीईटी के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करने हैं. तो इसका मतलब आपको मेमोराइजिंग से काम तो बिल्कुल चलेगा ही नहीं. आपका ऑब्वियसली आपको थोड़े कॉन्सेप्ट्स मेमोराइज होने चाहिए, बट पूरा ही टेक्स्ट बुक अगर आप मेमोराइज करके जाते हैं तो बोर्ड्स में तो आप 90+ ले आएंगे, बट सीईटी में आपका कुछ नहीं हो पाएगा फिर. ठीक है, तो मेमोराइज करने से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो. प्रैक्टिस विद पर्पस, ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे ब्लाइंडली कोई भी बुक लेके प्रैक्टिस मत करो. सीईटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की जो रिसोर्सेज है उनको फॉलो करो और उससे सीईटी के प्रीवियस ईयर सॉल्व करो. और लास्ट 5 ईयर्स के अगर आप कर लेते हो, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन 3 बारी अगर आप कर लेते हो, तो आई थिंक इट्स गुड टू गो. आप अच्छी पोजीशन में हो. ठीक है, अभी क्लास 12 बोर्ड्स के पहले अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो, 1 या 2 बार भी कर लेते हो मिनिमम, तो यू आर इन अ गुड पोजीशन. उसके बाद स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटाइजिंग, आपकी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर आपकी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग अच्छी है तो आपको 1:1 टाइम देना है, नहीं तो 2:1 देना है. स्ट्रैटेजी आपको अपने लिए बनानी है और उस हिसाब से अभी हमें पढ़ाई करनी है. ठीक है, द कॉमन मिस्टेक्स विच स्टूडेंट्स डू ड्यूरिंग दिस टाइम. अभी बच्चे पैनिक होकर क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स करने लगते हैं, हम उसकी बात करते हैं. नंबर 1, इग्नोरिंग स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक. बहुत ज्यादा बाहर की चीजों में भागते हैं, बट स्टेट बोर्ड बुक से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है फॉर बोथ बोर्ड्स एंड सीईटी. सभी में मेजर क्वेश्चंस इन्हीं 2 जगह से आते हैं. इरेगुलर रिविजन हैबिट्स, रिविजन ना करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक फॉर बोथ बोर्ड्स एंड सीईटी. अगर आप रिवाइज करके नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली आपका आंसर अच्छा नहीं होगा, आपको कुछ चीजें याद ही नहीं आएगी. रिविजन इज द की. मतलब आई डोंट नो हाउ मच एम्फेसिस शुड आई गिव ऑन दिस. रिविजन हैज टू बी डन. उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ना बोर्ड्स ना सीईटी. सॉरी, पुअर टाइम मैनेजमेंट. जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो ऑब्वियसली मैंने बोला है सब्जेक्टिव करना है आपको देखना है आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है तो आपको 1:1 टाइम नहीं देना, 2:1 देना है. आपको लगता है आपकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है तो मतलब अपने हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है एंड अभी से सीरियस पढ़ाई स्टार्ट करनी है. नेगलेक्टिंग प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी. आप सिर्फ बोर्ड्स के करते रहेंगे और सोचेंगे लास्ट 1 मंथ में मैं सीईटी कर लूंगा, तो ऐसे तो नहीं होते वाला. ठीक है, सीईटी में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं ऑब्वियसली वो पहले से पढ़ रहे होते हैं. लास्ट 1 मंथ में कुछ भी ऐसा मिराकुलस नहीं होने वाला कि आपकी प्रैक्टिस एकदम अच्छी हो जाएगी. एक आध एक्सेप्शंस होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बच्चे पहले से पढ़ाई कर रहे होते हैं सीईटी, तभी उनके अच्छे स्कोर आते हैं. लाइफस्टाइल इम्बैलेंस, ना प्रॉपर स्लीप नहीं है आपकी, हेल्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है. आप 4 बजे सो रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, दिस इज नॉट गोना वर्क. ठीक है, तो आपको अभी अपना लाइफस्टाइल एकदम बैलेंस करना है. अच्छी चीजें खानी है, घर की चीजें खानी है. अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो ट्राई टू ईट मेस फूड. आई नो मेस का फूड इतना अच्छा नहीं होता, बट फिर भी ट्राई टू ईट एज मच होमली फूड एज पॉसिबल. थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के लिए अगर आप टाइम निकाल सकते हो तो बी वेल एंड गुड. और स्लीप साइकिल तो मिनिमम 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप आपको लेनी है. 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप आपको लेनी ही है, नो मैटर व्हाट. ठीक है, कितना भी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन स्लीप से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. बिकॉज अगर आप स्लीप अच्छे से नहीं लोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली डाउन हो जाएगी. फिर आप 9 घंटा पढ़ो या 12 घंटा, सब सेम हो जाता है. ठीक है, योर पाथ टू सक्सेस स्टार्ट नाउ. रिमेंबर बोथ बोर्ड्स एंड सीईटी आर इंपॉर्टेंट. अगर आपका बोर्ड्स का क्राइटेरिया ही क्लियर नहीं होता तो सीईटी में आप कितना भी स्कोर कर लो,
ऑफ नो यूज। अगर आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, सीईटी में नहीं आता है, एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बोथ बोर्ड्स और सीईटी को हैंड इन हैंड लेकर चलना है, अपने आपके हिसाब से सब्जेक्टिव स्ट्रैटेजीज बनानी है, पर दोनों का पढ़ाई अभी स्टार्ट कर देना है साथ में, अभी ये किसी को इग्नोर करने का टाइम नहीं। स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन फॉर बोर्ड्स, क्रिएट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर सीईटी, बैलेंस डेली रूटीन एंड कंसिस्टेंट एफर्ट टू यील्ड योर मार्क्स। उसके बाद conceptual clarity is very important for CET and answer writing is very important when it comes to boards, ठीक है। Now I have a quote to say, the best way to predict your future is to create it। अगर आप सोच रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको लग रहा है आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये एक स्ट्रैटेजी है, पर आपको अपना फ्यूचर खुद बनाना है, ठीक है। यू हैव टू बिल्ड योर फ्यूचर बाय वर्किंग हार्ड। यू कांट जस्ट ड्रीम एंड थिंक कि हाँ मेरे सीईटी में भी अच्छे मार्क्स आ गए, मेरे बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आ गए। दैट वोंट हैपन अनलेस यू स्टार्ट स्टडिंग। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप अंटिल नाउ, कीप लर्निंग।